नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद और एक दो दिन के हंगामे के बाद ऐसा लगा कि धनखड़ फाइल्स का पूरा एपिसोड अब खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी ये जल्दी समाप्ति की ओर नहीं है। अब ये धनखड़ पुराण में से और भी कई ऐसी कथाएं हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही है, जो ये दर्शाता है कि धनखड़ साहब और सरकार के बीच में द्वंद्व कितना गहरा था और किस तरीके से पिछले कुछ खास महीनों से सरकार किस हद तक धनखड़ साहब को झेल रही थी। खबर अब यहां तक आ गई है कि धनखड़ साहब तो सरकार का तख्ता पलट करने के लिए तैयार थे, उसकी प्लानिंग कर रहे थे और किस तरीके से उसमें सहयोग ना ही सिर्फ विपक्ष दे रहा था बल्कि बीजेपी के साथ के कुछ सहयोगियों को भी साथ लेने का प्रयास था। वो अलग बात है कि वो नहीं आ पाए और धनखड़ जी का पूरा प्लान हो गया। और अगर ये इस्तीफा दिनों का नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, दिनों का हफ्तों का नहीं था, अगर ये इस्तीफा और कुछ घंटे ना लिया जाता तो स्थितियां और बद से बदतर हो जाती। और किस हद तक सरकार गहरे निर्णय लेने के लिए तत्पर हो गई थी, जिसने ये सुनिश्चित किया कि धनखड़ साहब को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्या घटनाक्रम हुए। दरअसल जब ये मानसून सत्र शुरू होता है तो उसके बाद विपक्ष ये मांग उठाता है कि ऑप सिंदूर के ऊपर बहस होनी चाहिए और सरकार उसे सहर्ष स्वीकार कर लेती है और नोटिस सरकार की तरफ से आता है कि सरकार बहस के लिए रेडी है। और 16 घंटे की बहस एक सत्र में तय होती है और 9 घंटे की बहस एक सत्र में तय होती है और अगले हफ्ते ये बहस होनी है। लेकिन इसमें धनखड़ साहब एक बात के लिए अड़ गए। उन्होंने कहा कि इस बहस के अंदर प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और इस बात की जब जानकारी पार्टी तक पहुंची, जब इस बात की जानकारी पीएमओ तक पहुंची कि धनखड़ साहब इस मांग पर अड़ गए हैं, और ये मैं नहीं बता रहा, ये वो पत्रकार बता रहे हैं जो कवर करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो संसद के अंदर मौजूद होते हैं, जिनका एक्सेस उन मंत्रियों के कैबिन तक होता है। कोई डायरेक्ट नहीं बताता लेकिन सोर्स के माध्यम से खबरें बाहर आ जाती हैं, पीएमओ तक होता है। तो वहां से जो जानकारियां निकल के आ रही हैं कि किस तरीके से चीज पर अड़ गए थे कि प्रधानमंत्री को इस पे बोलना ही पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री कार्यालय को ये जानकारी पहुंची तो उन्होंने पार्टी के फोरम पर यह बात रखी कि ये पार्टी तय करेगी कि पार्टी की तरफ से कौन कौन बोलेगा। पीएम बोलेंगे ये पार्टी तय करे, अमित शाह बोलेंगे ये भी पार्टी तय करे, कौन कब बोलेगा और किसे कितना अलॉट, पार्टी के समय में से कितना टाइम अलॉट होगा, ये सब पार्टी तय करती है। ये धनखड़ साहब नहीं तय कर पाएंगे, ये ओम बिरला नहीं तय करेंगे, ये जयराम रमेश नहीं तय करेगा, ये पार्टी का अध्यक्ष तय करेगा, पार्टी के जो लोग हैं वो तय करेंगे। और जब ये बात पहुंच गई पीएमओ तक कि धनखड़ साहब किस तरीके से विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं, तो उसके बाद जो बैकग्राउंड में मिशन शुरू होता है वो धनखड़ साहब एंटिसिपेट नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए। उसके बाद राजनाथ सिंह के कार्यालय में एक बैठक होती है, वो एक ब्लैंक पेपर लिया जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन और उसके ऊपर सिग्नेचर कराए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के, साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं जैसे जयंत चौधरी, संजय झा, उन सबके भी सिग्नेचर, लगभग सभी सहयोगियों के सिग्नेचर उसके ऊपर ले लिए गए थे कि धनखड़ साहब ये मानकर चले थे मैं तो उपराष्ट्रपति हूं, कैसे हटा देंगे भाई, सरकार की किरकिरी हो जाएगी। और किस तरीके से विपक्ष बैकिंग दे रहा था वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से सख्त एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं वो यहां दिखा। उन्होंने कहा नहीं बस, और सिग्नेचर ले लिए गए। उसके बाद धनखड़ साहब के साथ 3 मीटिंगें हुई। सबसे पहली मीटिंग में जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल धनखड़ साहब के पास पहुंचते हैं, उन्हें बताते हैं कि सरकार इस तरह का एक्शन लेने के लिए अब मजबूर हो गई है, या तो आप सम्मान के साथ रुखसती कर दीजिए, क्योंकि बीएससी की जो मीटिंग होती है 4:30 वाली, उसमें ये लोग पहुंचे नहीं थे। उसके बाद ये नड्डा साहब, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल पहुंचते हैं उनके पास धनखड़ साहब के कि भैया अब आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो डेड एंड है, उसके बाद सरकार आपका सहयोग नहीं कर पाएगी, आपके साथ जो द्वंद्व है उसे और झेल नहीं पाएगी, बात नहीं बनती है। उसके बाद दूसरी मीटिंग होती है जिसमें किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल जाते हैं, उसके बाद भी बात नहीं बनती है। फिर एक तीसरी मीटिंग होती है जिसमें अर्जुन राम मेघवाल जाते हैं और यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं नहीं चलेगा। और तब जाकर धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता था कि जो व्हाइट पेपर है उसके ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं।
यही नहीं, 10 मंत्रियों के घर बैठकें होती हैं और हर 10 मंत्री के घर पर 10-10 सांसदों को बुलाया जाता है कि अश्विनी वैष्णव के घर बैठक होती है, एक दूसरे मंत्री, तीसरे मंत्री, ऐसे, और सबके यहाँ 10-10 को बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि सरकार की मंशा क्या है। और आपको यह लगता है कि आप इस पे सिग्नेचर नहीं करना चाहते तो अपना नाम वापस ले लीजिए। किसने नाम वापस नहीं लिया? और जब यह पता लग गया धनखड़ साहब को कि अब यह हो गया है खत्म, तब वो इस्तीफा दाखिल करके सहजता के साथ निकल जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि अब नहीं होगा। ये तो एक छोटी घटना है, इससे बड़ी एक और बड़ी घटना हुई, और वो बात जब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है, जब पार्टी के और सरकार के पास तक पहुंचती है, तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। जो धनखड़ साहब थे, विपक्ष के साथ इस तरीके से खेल रहे थे कि जब वो अपने घर में बैठक करते थे, अपने कार्यालय में बैठक करते थे, वो इतने शुद्ध थे पार्टी से, उन्हें लगता था कि मेरी इतनी ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं वैल्यू नहीं है, कोई मुझे पूछ नहीं रहा है। वो यहां तक प्रपोज करते थे विपक्ष को कि चंद्रबाबू नायडू से बात करिए और समर्थन वापस ले लें। और ये मैं नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाले पत्रकार हैं, हिमांशु मिश्रा, उन्होंने खुलासा किया है कि बातें यहां तक पहुंच गई थी, धनखड़ साहब इस हद तक परेशान थे या इस हद तक अपने आप की अपेक्षा महसूस कर रहे थे कि वो सरकार के तख्ता पलट पे उतारू थे, और वो ये कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू से बात करो साहब, वो इस्तीफा, वो समर्थन वापस ले ले और फिर हम खेल कर देंगे। और उन्हें ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था? उन्हें कॉन्फिडेंस विपक्ष से आ रहा था। ये तो छोटी छोटी घटनाएं हैं कि भैया गाड़ी मनपसंद नहीं मिली, घर के ऊपर कुछ हो गया, झगड़ा हो गया, या जेडी वांस के साथ नहीं बैठ पाए, या कोई अच्छा होटल नहीं मिला ईरान में, अच्छा प्लेन नहीं मिला, कवरेज अच्छी नहीं हो रही राज्यसभा। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। बात अब तख्ता पलट तक आ गई है। बात अब यह आ गई है कि सरकार को कैसे गिराया जाए। धनखड़ साहब वहां तक पहुंच गए थे, और सहयोग कैसे कर रहे थे वो विपक्ष का, उसके भी 2 उदाहरण देता हूं। सबसे पहले, जो पहली बार के सांसद हैं राघव चड्ढा, जो पहली बार के सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, उन्हें बड़े बड़े बंगले अलॉट कर दिए। ये बंगले मिलते हैं, कोई 4 बार का सांसद है, 5 बार का सांसद है, मंत्री है, जो बड़े बड़े लोग हैं, काफी अनुभवी हैं, समय बिताया है लोकसभा राज्यसभा, उन्हें मिलते हैं वो बंगले, वो पहली बार वालों को दे दिए गए। तो उसके लिए जब सरकार ने कहा कि भैया आप नहीं दे सकते, ये काम देने का जो अर्बन मिनिस्ट्री है वो अलॉट करती है बंगले, राज्यसभा का सभापति नहीं अलॉट करता, वो सिर्फ सिग्नेचर करता है, वहां से अलॉटमेंट आता है कि फला नंबर बंगला, फला टाइप का बंगला इस आदमी को मिलेगा, उसके बाद आप सिर्फ सिग्नेचर करते हैं और आप अलॉटमेंट करने लगे हैं। और जब बंगले कैंसिल होने लगे तो उसके बाद राघव चड्ढा कोर्ट में जाते हैं कि मेरे घर वाले बीमार हैं, मां बाप बीमार हैं। तो किस तरीके से विपक्ष का सहयोग हो रहा था बैकडोर से। और कौन था वो कांग्रेस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसने लगभग ये भरोसा दिला दिया था कि खड़गे साहब को कि एक बार ये सत्ता परिवर्तन हो जाए, उसके बाद आप और हम साथ मिलकर रहेंगे और साथ मिलकर खेलेंगे। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे कांग्रेस के अंदर, वो थे जयराम रमेश, विवेक तनखा, प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला। ये 4-5 वो नाम हैं जो खड़गे जी को, जिन्होंने अपने विश्वास में एक तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया था कि साहब आपकी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, आपके दामाद को टिकट नहीं मिला, आपके एक और दामाद का किस तरीके से संबंध कहां कपिल सिब्बल से निकल के आ रहा है, वो सब खबरें निकल के आने लगी। अभी एक अपॉइंटमेंट वाला किस्सा भी बताऊंगा, उस पर भी कांग्रेस ने कहा कि आपकी तो इतनी भी नहीं सुनी जा रही है। तो किस तरीके से उन्हें प्रोग्राम किया गया, और उसके बाद धनखड़ साहब एक तरीके से भीतरी घात करने लगे सरकार के खिलाफ। और होता क्या था लोक राज्यसभा के अंदर कि धनखड़ साहब क्या करते थे, जो ये सारे सांसद थे, जयराम रमेश था या फिर विवेक तनखा और बहुत सारे जो लोग हैं, वो क्या कहते थे, अरे प्रमोद जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे, वो कुछ नहीं कहना चाह रहे, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि वो और ज्यादा बोल सके। तो प्रमोद जी खड़े होते थे, फिर वो अपना बात शुरू कर देते थे। जयराम रमेश के लिए किस तरीके से उनका एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर था, वो तो खड़गे जी ने तक संसद के अंदर एक्नॉलेज कर लिया था
कि आप जयराम रमेश को ज्यादा समय देते हैं, हमें कम समय देते हैं। अभी खड़गे जी का जब जन्मदिन मनाया जा रहा था तो वहां 5-6 तरह के केक कटे, कोई खजूर का केक, कोई कैसा केक, कोई कैसा केक। शायद सबसे ज्यादा केक उनके जन्मदिन पे कभी कटे होंगे तो अभी कटे। तो जब वो पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो एक पत्रकार ने पूछ लिया, अरे खड़गे साहब, क्या ये केक धनखड़ साहब के इस्तीफे की खुशी में कट रहे हैं क्या? तो धनखड़ साहब ने कहा कि ये तो आपको जयराम रमेश को थैंक यू बोलना चाहिए। यानी कि कांग्रेस के अंदर से जयराम रमेश किस तरीके से धनखड़ साहब के लिए पूरी फील्डिंग सेट कर रहे थे, उसका एक कारण है। धनखड़ साहब के खिलाफ महाभियोग लाने वाली पार्टी कौन? कांग्रेस चाहती थी महाभियोग आए, लेकिन महाभियोग कैसे बचा? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। जब वो फाइल किसने किया? जयराम रमेश ने। तो आप ये देखिए कहां से सहयोग मिल रहा था और धनखड़ साहब कहां तक वो चीजों को लेकर जा रहे थे, कितनी विकट स्थिति सरकार के सामने आ रही थी और वो सरकार झेल रही थी। इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये धनखड़ फाइल्स के अभी बहुत सारे एपिसोड रिलीज होंगे और उसके बाद जो विपक्ष इनके खिलाफ महाभियोग ला रहा था, अब वो क्या कह रहा है कि हम फेयरवेल डिनर देंगे। आप थोड़े दिन पहले ला रहे हो अविश्वास प्रस्ताव, अब कह रहे हो फेयरवेल डिनर होगा। और इन सब के बीच धनखड़ साहब एक और काम करना चाहते थे, विपक्षी एकता किस तरीके से सुनिश्चित की जाए, उसमें भी धनखड़ साहब रोल प्ले कर। कांग्रेस के साथ तो थे ही, कांग्रेस के लोगों के साथ तो थे ही सरकार के खिलाफ, विपक्ष भी एकजुट हो ये क्या तय कर रहे थे। अभी इस्तीफे से 1-2 दिन पहले उनकी एक मुलाकात हुई थी अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे, धनखड़ साहब ने बुलाया था। अंतर है, उपराष्ट्रपति खुद बुला रहा है और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि जो केजरीवाल और कांग्रेस के बीच का जो संपर्क टूट गया है उसे दोबारा स्थापित किया जाए, और वो कहीं ना कहीं मीडिएटर का रोल निभाना चाह रहे थे या निभा रहे थे, या ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि इन दोनों में बातचीत हो जाए। कम से कम 5-7-10 सांसद राज्यसभा में और बढ़ जाएंगे, लोकसभा में 1-2 और सांसद विपक्षी एकता में बढ़ जाएंगे, ताकि वो चीजों को और ज्यादा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर, मतलब वो सरकार में रहकर ये तय कर चुके थे कि मैं इस सरकार के साथ नहीं हूं। और जब ये सब प्रकरण हुआ, 3-3 बैठकें हुई, अर्जुन राम मेघवाल मिले, किरण रिजिजू मिले, जेपी नड्डा मिले, सब मिल रहे हैं बार 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 बार, तो कांग्रेस के लिए उन्हें एक आश्वासन दिया गया, आप इस्तीफा दो साहब, आप इस्तीफा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे देश में हंगामा हो जाएगा कि भैया एक बहुत बड़ा नेता है, उसने इस्तीफा दे दिया है और सरकार ने जाटों के साथ क्या कर दिया, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। सरकार का तो प्रेशर था ही, विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सांत्वना, मतलब एक तरीके से सहानुभूति दी, उनका सपोर्ट किया। जब इस्तीफा दिया, कांग्रेस हमेशा की तरह पीछे से पतली गली से निकल ली, कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ जयराम रमेश का एक ट्वीट आया, किसी का नहीं आया, सिर्फ जयराम रमेश का एक ट्वीट आया। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से हाई एंड ड्राई खड़े रह गए धनखड़ साहब, जो कांग्रेस के सपोर्ट के बलबूते ये सब कुछ कर रहे थे, और जब मौका आया तभी वो उनके साथ नहीं थे। और धनखड़ साहब के बारे में जो जानकारियां निकल के आ रही हैं, जो कई दिनों से खबरें चल रही हैं कि भैया जाटों के साथ बहुत बुरा कर दिया बीजेपी ने, पहली बात तो मैं इसमें कोई जातीय एंगल नहीं देखता। एक राजनीतिक व्यक्ति था जो राजनीति करते हुए उस पद तक पहुंचा और अपनी ही राजनीति के तहत वो बाहर निकल गया। जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जाटों के साथ कुछ गलत कर दिया, तो भैया भारतीय जनता पार्टी ने ही उस जाट को वहां पर पहुंचाया था, ऐसा कुछ नहीं है। जाट ढूंढने वाले बहुत सारे ऐसे अब ट्विटर हैंडल और बहुत सारे नेता ये एक्टिव हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई थी, इसमें जाति एंगल मत ढूंढिए। लेकिन इसमें भी धनखड़ साहब ढूंढ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जाट नेताओं से मुलाकात करो और माहौल ऐसा बनाओ कि बीजेपी जाट विरोधी है। मेरा सवाल ये है, जो जाट विरोधी कह रहे हैं पार्टी को, जब मुरली मनोहर जोशी को पार्टी ने बाहर किया तो क्या ब्राह्मण विरोधी थी भारतीय जनता पार्टी? जब एल के अडवाणी को किया, क्या सिंधी विरोधी थी? जब यशवंत सिन्हा को किया तो क्या जो कायस्थ विरोधी थी? जब और सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम कटते चले गए, तो क्या उन जातियों के विरोध में थे? नहीं, वो उन पॉलिटिकल लोगों की एक तरीके से यूटिलिटी नहीं थी पार्टी के अंदर। पार्टी को नहीं लगता था स्कीम ऑफ थिंग्स में वो आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। और ये हर पार्टी के अंदर होता है। मैं इसमें कोई जातीय एंगल नहीं देखता किसी भी तरीके से। और इन सब के अलावा एक और जो प्रकरण निकल कर आ रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से नौकरियों में खेल हो रहा था।
अभी अप्रैल की ही बात है कि धनखड़ साहब एक बहुत ही जूनियर ऑफिसर थे, उन्हें संसद टीवी का चीफ बनाना चाह रहे थे। सरकार ने ये कहा कि जो ये नौकरियों का अपॉइंटमेंट का काम है, वो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ये इसका काम है, एसीसी है, वो तय करती है कि जो पीएसयूज है, संसद टीवी है, इस तरह के जो संस्थान है, उसमें जो बड़े पद है उस पे अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो एसीसी तय करती है, आप तय नहीं करते। एसीसी रिकमेंडेशन भेजेगी, आपको सिग्नेचर करने हैं। और वहां वो नियुक्ति करवाने लगे थे, एक जूनियर ऑफिसर को संसद टीवी का चीफ बना रहे थे। क्यों? ताकि वो संसद टीवी पे दिखा सके कि धनखड़ साहब और उनकी बीवी की मुलाकात कैसे हुई, उनका जीवन परिचय क्या है, वो समाज के बारे में क्या सोचते हैं। अभी एक उदाहरण आपको देता हूं कि एक बार वो किसी कार्यक्रम में गए होंगे कहीं, वहां कोई बुजुर्ग महिला उनसे मुलाकात हुई होगी। उसके बाद वो राज्यसभा में आते हैं, राज्यसभा में ऑन रिकॉर्डर वहां क्या बात करते हैं वो, कि मैं हरियाणा के कार्यक्रम में गया था, वहां पे एक मुझसे बुजुर्ग महिला मिली थी और मुझे कह रही थी मुझे प्रधानमंत्री मोदी से मिलना है, और मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करी थी। मैंने पूछा भैया क्यों मिलना है, तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी से यह पूछना है कि आप इतने बढ़िया, इतना गजब आदमी धनखड़ जी के रूप में उपराष्ट्रपति पद पे कहां से ढूंढ के लाए। तो मतलब अपना ही महिमा मंडन कैसे हो, राज्यसभा में तो खुद ही कर रहे थे, राज्यसभा टीवी पे भी करवाना चाह रहे थे। स्थितियां ये पहुंच गई कि जो पूरा का पूरा सेक्रेटेरिएट है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, और अलग अलग जगह से ये कहा गया उस अधिकारी को आप ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है, नियम के तहत नहीं है, और आप ज्वाइन करोगे तो एक्शन लिया जाएगा, और अगर आप पे कहीं से प्रेशर है तो आप छुट्टी पे चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। तब जाकर वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ, क्योंकि वो जो एक तरीके से प्रोटोकॉल है, जो एक तरीके से पूरा का पूरा तय होता है कहां से नियुक्तियां होनी चाहिए, उसके खिलाफ था। इस हद तक धनखड़ साहब चले गए थे। बहुत सारी चीजें हैं छिन छिन के सामने आ रही हैं कि ऑप सिंदूर पे क्या करना चाह रहे थे, जस्टिस वर्मा पे क्या करना चाह रहे थे, चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या करना चाह रहे थे। अब मुझे नहीं पता चंद्रबाबू नायडू तक वो बात पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन वो किसी के माध्यम से वहां तक वो बात पहुंचाना चाह रहे थे। और चंद्रबाबू नायडू इतने नाइव भी नहीं है कि धनखड़ साहब के कहने पे वो सरकार का पक्ष छोड़कर, सरकार का साथ छोड़कर और वो चले जाते। वो तो खैर नहीं था, लेकिन सोच कहां तक थी बात उसकी है, और किस तरीके से कांग्रेस के साथ मिलकर सारा खेल हो रहा था। और जो जेपी नड्डा ने बात कही संसद के अंदर, उस समय लग रहा था कि जेपी नड्डा शायद कहीं थोड़ा बड़बोलेपन में कह गए, विल गो ऑन रिकॉर्ड ओनली दैट थिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड दैट आई विल से। दरअसल वो नाराजगी थी धनखड़ साहब से कि आप उन्हें एक्स्ट्रा समय देते हैं, जहां उन्हें 1 मिनट बोलना था, 2 मिनट बोलना था, खड़गे साहब को आप पूरा का पूरा भाषण देने के लिए उन्हें समय दे रहे थे। अब समझ आ रहा है कि वो समय क्यों दे रहे थे। अब चीजें जो निकल कर आ रही हैं, निश्चित तौर पर ये आखिरी नहीं है, अभी बहुत कुछ निकल के आएगा। धनखड़ साहब का पिटारा काफी बड़ा है और सरकार काफी समय से उन्हें झेल भी रही थी। अब देखना यह है कि चीजें कहां पर जाकर थमती है। क्या कभी ऐसा होगा कि वो सत्यपाल मलिक बनेंगे या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके क्लोजेट में इतने स्केलेटन है कि शायद मुझे नहीं लगता कि धनखड़ साहब उतने बोलने की सहज स्थिति में नहीं है। खैर, इसके ऊपर और जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ लेके आते रहेंगे। आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।